हेलो दोस्तों, नमस्कार। अभी की सबसे बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां पर हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ बांग्लादेश पर बड़ा फैसला ले लिया है दोस्तों अमेरिका ने। जी हां, अब निकल जाएगी मोहम्मद यूनुस की हेकड़ी और हवा। साथ ही बताएंगे बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश के प्रमुख मेजर जनरल का भारत में हाई लेवल मीटिंग में भड़कते दिखाई दिए हैं, मानने को तैयार नहीं है ये सेना प्रमुख। जी हाँ, तो वही दोस्तों आपको बताएंगे, जैसा कि म्यांमार में गृह युद्ध से संकट गहराया हुआ है और इसने भारत की टेंशन बढ़ा दी है, तो क्या अराकान आर्मी से संपर्क साधेगी दिल्ली? चीन बांग्लादेश की लगी नजर। जी हाँ, वही बताएंगे डोनाल्ड ट्रंप ने लगाए जो बाइडेन पर गंभीर आरोप, कह दिया प्रधानमंत्री मोदी को हराना चाहता था बाइडेन। दोस्तों एक से एक बड़ी खबर आपको विस्तार से हम बताने वाले हैं, बस आप वीडियो के लास्ट तक बने रहेगा। और खबरों में आगे बढ़ने से पहले मानते हैं कि भारत का विरोध करने वाला चाहे कोई भी देश हो या दुश्मन हो, उसको भारत उसी के भाषा में जवाब देने के लिए अब पूरे तरीके से तैयार हो चुका है। तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और जो लोग पहली बार आए हैं चैनल पर वो सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा के कमेंट में सारे लोग जय हिंद कहना मत भूलिएगा। बात कर लेते हैं पहली और सबसे बड़ी खबर की, जहां हिंदुओं पर अत्याचार के खिलाफ अमेरिका का बहुत बड़ा फैसला बांग्लादेश पर। दोस्तों बांग्लादेश में हो रहे हिंसा और मानवाधिकार हनन को लेकर अंतरराष्ट्रीय मंच पर सख्त कार्रवाई की मांग जोर पकड़ रही है। अमेरिका के न्यू हैम्पशायर स्टेट असेंबली ने इस मुद्दे पर एक अहम प्रस्ताव पारित किया है, जिसमें अमेरिकी सरकार से बांग्लादेश की अंतरिम सरकार को जिम्मेदार ठहराने की अपील की गई है। प्रस्ताव में हिंदुओं, बौद्धों, ईसाई समुदायों पर हो रहे हमलों को लेकर गंभीर चिंता जताई गई है। यह प्रस्ताव ऐसे समय में पारित किया गया है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अमेरिकी दौरे पर थे। इससे यह संकेत मिलता है कि बांग्लादेश के हालात पर वैश्विक समुदाय की नजरें टेढ़ी हो रही हैं और भारत का पक्ष मजबूत होता दिख रहा है। इस प्रस्ताव को रिपब्लिकन प्रतिनिधि अबुल बी खान ने पेश किया और डग थॉमस व जोना विलर ने इसका समर्थन किया। यह पहला मौका है जब किसी अमेरिकी विधायी निकाय ने बांग्लादेशी हालात पर इतना सख्त रुख अपनाया है। दोस्तों इस प्रस्ताव में ट्रंप प्रशासन से अपील की गई है कि वो बांग्लादेश में जारी हिंसा पर सख्त कदम उठाए, खास तौर पर धार्मिक अल्पसंख्यकों और अवामी लीग से जुड़े राजनीतिक हस्तियों के खिलाफ हो रहे हमलों को रोकने की बात कही गई है। प्रस्ताव में हिंदू, बौद्ध और ईसाई समुदायों पर बढ़ते हमलों, हत्या, गिरफ्तारी, घरों और धार्मिक स्थलों की तबाही की घटनाओं का जिक्र किया गया है। दोस्तों अब ऐसे में निरंतर डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा लिए गए भारत के पक्ष और बांग्लादेश के विरुद्ध बड़े फैसले मोहम्मद यूनुस को घुटनों पर लाकर बैठा देंगे। फंडिंग तो बांग्लादेश की पहले ही रोक दी गई है और अब अत्याचार के खिलाफ ये बड़ा फैसला वाकई में मोहम्मद यूनुस की नाक रगड़वा देगा। दोस्तों वहीं आपको बता दें, एक तरफ मोहम्मद यूनुस की अकड़ ढीली होती नजर नहीं आ रही, तो दूसरी ओर भारत में आने के बाद सेना के मेजर उल्टा भारत पर ही भड़कते नजर आए हैं और हिंदुओं को लेकर ऐसी बातें कही हैं जो वाकई में सच नहीं है। बता दें बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश बोले तो बीजीबी के प्रमुख मेजर जनरल मोहम्मद अशरफुज्जमा सिद्दीकी ने हाल ही में बयान दिया है कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हमलों की खबरों को बढ़ा चढ़ाकर पेश किया गया है। उनका कहना है कि वास्तविकता में स्थिति उतनी गंभीर नहीं है जितनी बताई जा रही है। मेजर जनरल सिद्दीकी ने कहा है, भारत में आकर की बांग्लादेश एक बहुलतावाद समाज है जहां सभी धर्मों के लोग एक साथ रहते हैं। उन्होंने कहा कि सरकार अल्पसंख्यकों की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। उन्होंने कहा कि कुछ घटनाओं को मीडिया और अन्य स्रोतों की ओर से अतिशयोक्ति के साथ प्रस्तुत किया गया है, जिससे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गलत धारणाएं बनी है। दोस्तों आपको बता दें, सीमा सुरक्षा बल की प्रेस रिलीज के मुताबिक भारत के सीमा सुरक्षा बल और बांग्लादेश के बॉर्डर गार्ड बांग्लादेश बीजीबी के बीच 55वां महानिदेशक स्तरीय सीमा समन्वय सम्मेलन 17 फरवरी 2025 को नई दिल्ली में शुरू हुआ। 17 से 20 फरवरी तक चलने वाले ये 4 दिवसीय सम्मेलन का उद्देश्य सीमा संबंधित मुद्दों को संबोधित करना और दोनों सीमा रक्षकों बलों के बीच समन्वय बढ़ाना है। जो आज ये मीटिंग का अंतिम दौरा है, आज मीटिंग खत्म हो जाएगी, लेकिन इनका भारत पर उल्टा इल्जाम लगा देना कि हिंदुओं पर उतने बड़े हमले नहीं हुए हैं, हिंदुओं पर जितना अत्याचार दिखाया गया है वो नहीं हुआ है। तो फिर दोस्तों हमारा सवाल बॉर्डर गार्ड के प्रमुख मेजर जनरल से यही है कि जो वो हजारों वीडियो निकलकर सामने आए हैं जिनमें क्लियरली देखा जा सकता है कि पूरा का पूरा परिवार का ही विनाश किया गया, हिंदू समुदाय घर में अपने आप को पैक करके रोता नजर आ रहा है, बाहर दरवाजे खटखटाए जा रहे हैं, अंदर आत्महत्याएं की जा रही है, मंदिर को फूंक दिया
जा रहा है, चलते फिरते हिंदुओं को मारा जा रहा था, तो क्या वो वीडियोस गलत थी? क्या वो समाचार गलत थी? ये कहीं ना कहीं दोस्तों मेजर जनरल उन हिंदुओं पर हुए अत्याचार को यहाँ कवर अप करने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि मोहम्मद यूनुस की जो बड़ी चाल है इनको भारत भेज करके उन मुद्दों को ठंडा बनाने की वाकई में भारत के सामने तो कभी भी सफल नहीं हो पाएंगे। बाकी दोस्तों आप लोगों की क्या राय है कमेंट में बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगली बड़ी खबर आपको बता दें, जहां पर म्यांमार में गृह युद्ध से गहराया संकट, जिसने भारत की बढ़ा दी टेंशन। क्या अराकान आर्मी से अब अपना भारत करेगा संपर्क, जिस पर चीन बांग्लादेश टुकटुकी लगा कर रहे हैं। देख दोस्तों, म्यांमार में चल रहे गृह युद्ध में जुंटा कहे जाने वाले सैन्य शासन को विद्रोही गुट बोले तो अराकान आर्मी से लगातार झटके लग रहे हैं। खास तौर से रखाइन राज्य में अराकान आर्मी का दबदबा काफी ज्यादा बढ़ गया है। बीते कुछ महीनों में अराकान आर्मी के लड़ाके रखाइन की 17 में से 15 मुख्य टाउनशिप पर कब्जा कर चुके हैं। बांग्लादेश से लगी 271 किलोमीटर की सीमा पर अराकान आर्मी का नियंत्रण स्थापित हो चुका है। इससे सीधे तौर पर बांग्लादेश प्रभावित है। चीन के लिए बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव के चलते रखाइन अहम है, तो वहीं अराकान आर्मी का उभार म्यांमार के एक और पड़ोसी भारत की क्षेत्रीय भू राजनीतिक और सुरक्षा पर फर्क डाल रहा है। एशिया टाइम्स की रिपोर्ट्स के मुताबिक अराकान आर्मी ने अपनी स्थापना के 15 साल के भीतर ही म्यांमार के रखाइन राज्य में अपना प्रभुत्व स्थापित कर लिया है। उसका राज्य के 90% हिस्से पर कब्जा है, जिसमें ऐतिहासिक रूप से महत्वपूर्ण इन टाउनशिप के पश्चिमी क्षेत्रीय कमान मुख्यालय पर भी है। इससे उसकी सैन्य और प्रशासनिक पकड़ मजबूत हुई है। वो फिलहाल म्यांमार में सबसे मजबूत फोर्स के तौर पर स्थापित होता दिखाई दे रहा है। दोस्तों अगली खबर आपको बता दें, जहां डोनाल्ड ट्रंप ने लगाए गंभीर आरोप, कहा पीएम मोदी को हराना चाहते थे जो बाइडेन। जी हां, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो बाइडेन प्रशासन पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने बाइडेन प्रशासन पर निशाना साधते हुए उन पर भारत के चुनावों में हस्तक्षेप करने का आरोप लगाया। एलॉन मस्क के नेतृत्व में अमेरिकी कार्य दक्षता विभाग यानी डॉजी ने 16 फरवरी को $21 मिलियन की निधि को रोकने की घोषणा की थी। डॉजी ने एक्स पर एक पोस्ट के जरिए जानकारी दी है कि कई विदेशी सहायता कार्यक्रमों को गैर जरूरी या अत्यधिक खर्च वाला मानते हुए बंद किया गया है। इस सूची में भारत में मतदान प्रोजेक्ट सबसे ऊपर था। मियामी में FII प्राथमिकता शिखर सम्मेलन को संबोधित करते हुए ट्रंप ने कहा कि हमें भारत में मतदान पर $21 मिलियन खर्च करने की क्या आवश्यकता है। मुझे लगता है कि वे किसी और को निर्वाचित कराने की कोशिश कर रहे थे। हमें भारत सरकार को बताना होगा, ये एक बहुत बड़ी सफलता है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इससे पहले डॉजी के फैसले का समर्थन करते हुए फ्लोरिडा में अपने मारे लागू निवास पर कहा था कि भारत को $21 मिलियन क्यों दिए गए जबकि उसके पास बहुत ज्यादा पैसा है। अब भाजपा ने इसे भारत की चुनावी प्रक्रिया में विदेशी हस्तक्षेप बताया। भाजपा प्रवक्ता अमित मालवीय ने सवाल किया था कि आखिर इस धनराशि से किसको फायदा हुआ। यकीन है सत्तारूढ़ पार्टी को तो इससे कोई लाभ नहीं हुआ होगा। बहरहाल डोनाल्ड ट्रंप का यह बयान कि प्रधानमंत्री मोदी को हराना चाहता था जो बाइडेन इस फंडिंग को दे करके, इसीलिए हमने ये फंडिंग रोकी है। वाकई में दोस्तों इसको आप या तो ये कह सकते हैं कि एक तो फंडिंग भी रोकनी थी डोनाल्ड ट्रंप को, दूसरी ओर भारत को नाराज भी नहीं करना था। शायद ये भी वजह हो सकती है कि डोनाल्ड ट्रंप ने ये ऐसा बयान दिया हो। पैसा का पैसा बच गया और भारत के साथ रिश्ते बच गए। वहीं बता दें, भारत की विनाशक तोप का फैन बना सुपर पावर अमेरिका। भारत फोर्ज के साथ किया खरीदने का ऐतिहासिक समझौता। दोस्तों भारत लगातार अपनी डिफेंस इंडस्ट्री को आगे ले जा रहा है। फिलीपींस को ब्रह्मोस मिसाइल बेचने के बाद अब भारत की एक कंपनी ने अमेरिका के साथ ऐतिहासिक समझौता किया है, जिसके तहत अब अमेरिका में एडवांस तोप की सप्लाई की जाएगी। भारत फोर्स की सहायक कंपनी कल्याणी स्ट्रेटेजिक सिस्टम्स लिमिटेड ने मेड इन इंडिया एडवांस्ड आर्टिलरी तोपों की सप्लाई के लिए अमेरिका की कंपनी के बीच ये समझौता संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी अबू धाबी में की गई है, जो डिफेंस इंडस्ट्रीज के लिए एक मील का पत्थर है। ये पहली बार हो रहा है जब भारत अमेरिका को एडवांस तोप की सप्लाई करने वाला है। दोस्तों तो वहीं आपको बता दें, अरुणाचल सीमा पर चीन 90 गांव बना रहा है। द ट्रिब्यून की खबर में छपी है ये बहुत बड़ी जानकारी। दोस्तों तिब्बत में हाल ही में हुए 2 घटनाक्रमों पर सुरक्षा विशेषज्ञों की कड़ी नजर है। सबसे पहले चीन वास्तविक नियंत्रण रेखा LAC के अपने हिस्से में 90 नए गांव बसा रहा है। एक अलग कदम के तहत बीजिंग तिब्बत और नेपाल के मुस्तांग के बीच ऐतिहासिक सीमा क्रॉसिंग पर बुनियादी ढांचे को काफी हद तक बढ़ा रहा है। ये वो मार्ग है जिसका इस्तेमाल तिब्बती शरणार्थी अक्सर चीनी कम्युनिस्ट शासन से बचने के लिए करते हैं। सूत्रों ने ट्रिब्यून को बताया है कि 90 नई बस्तियां चीन के उस विस्तार का हिस्सा है जिससे वो LAC के साथ समृद्ध गांव या जिया कोकांग कहता है, जिसमें अरुणाचल प्रदेश के सामने ये क्षेत्र शामिल है। ये गांव न केवल चीन के क्षेत्रीय दावों को मजबूत करते हैं बल्कि LAC पर उसकी सैन्य तैयारियों को भी मजबूत करते हैं। एक ऐसी सीमा जो जमीन पर अनिर्धारित है। आज तक चीन ने कुल 628 ऐसे गांव बसाए हैं, जिनमें से वर्तमान में 90 गांव उसके नवीनतम विस्तार का हिस्सा हैं। सूत्रों ने यह भी बताया है कि चीन भारत के साथ सीमा रक्षा सहयोग समझौते यानी 2005 का वो समझौते के तहत एक कानूनी बचाव बनाने की कोशिश कर रहा है, जो सीमा पर बसी बस्तियों और
सीमा पर रहने वाली स्थानीय आबादी को संबोधित करता है। समझौते का अनुच्छेद 7 के मुताबिक दोनों पक्ष सीमा क्षेत्रों में अपनी अपनी आबादी के उचित हितों की रक्षा करेंगे। इसलिए जब भी LAC पर सीमांकन करने की स्थिति बनती है तो इन गांवों को ऐसी किसी भी कवायद में परेशान नहीं किया जाता है। तो वहीं दोस्तों इस खबर को टैग करके मल्लिकार्जुन खड़गे ने भारतीय जनता पार्टी मोदी सरकार को घेरने की कोशिश की। कांग्रेस ने दावा किया है कि चीन अरुणाचल प्रदेश की सीमा के पास 90 गांव बसा रहा है। उसने कहा कि चीन लगातार भारत के लिए खतरा बनता जा रहा है, हमारी सीमाओं में घुसपैठ कर रहा है, लेकिन नरेंद्र मोदी चीन को क्लीन चिट देते हुए कहते रहे हैं कि कोई घुसा हुआ नहीं है। ऐसे में सवाल है कि नरेंद्र मोदी चीन को लाल आंख कब दिखाएंगे? नरेंद्र मोदी कब कहेंगे कि भारतीय जमीन पर चीन का दखल बर्दाश्त नहीं किया जाएगा? देश इंतजार कर रहा है उनके इस बयान का। जैसा कि आप दोस्तों मल्लिकार्जुन खड़गे का ये ट्वीट देख पा रहे हैं, जिसमें उन्होंने द ट्रिब्यून के खबर को टैग करते हुए उसका पोस्टर लगाते हुए अपनी बात रखी है। ऐसे में मल्लिकार्जुन खड़गे इस मुद्दे पर राजनीति करते नजर आए हैं। देश में तो चुनाव जीत नहीं पा रहे तो बौखलाहट में अब वो अंतरराष्ट्रीय खबरों को ढूंढ करके मोदी सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं। दोस्तों इस पर आपकी जो भी निजी राय हो बताना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो वहीं आपको बता दें, भारत के दुश्मन को गले लगा रहे हैं व्लादिमीर पुतिन। पाकिस्तान से रशिया तक चलेगी ट्रेन, आखिर क्या लेकर पहुंचेंगे शहबाज शरीफ? दरअसल पाकिस्तान इस समय भारत के सबसे करीबी दोस्त रशिया के साथ अपने संबंधों को मजबूत कर रहा है। पाकिस्तान से अब रशिया तक ट्रेन चलने वाली है। पाकिस्तान रेलवे फ्रेट के मुख्य कार्यकारी अधिकारी बोले तो CEO सुफियान सरफराज डोगर ने ऐलान किया है कि रशिया के लिए अंतरराष्ट्रीय फ्रेट ट्रेन सेवा 15 मार्च तक शुरू होने की उम्मीद है। पाकिस्तान के द एक्सप्रेस ट्रिब्यून की रिपोर्ट के मुताबिक ईरान, तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान और रशिया के साथ क्षेत्रीय व्यापार को बढ़ावा देने के उद्देश्य से ये पहल बेहद जरूरी है। डोगर ने बताया कि ये रेल लिंक क्षेत्रीय व्यापार बुनियादी ढांचे में एक महत्वपूर्ण कदम है। उन्होंने कहा कि टाफ्टान स्टेशन के एंट्री पॉइंट पर कस्टम अधिकारियों की तैनाती से जुड़े मुद्दे लगभग हल हो चुके हैं। एप्टमा सदस्यों से उन्होंने कहा कि ये ट्रेन शुरू होने के बाद रशिया पाकिस्तान को तेल, प्राकृतिक गैस, स्टील और इंडस्ट्रियल सामान का निर्यात करने में सक्षम होगा। बदले में पाकिस्तान को तुर्कमेनिस्तान, कजाकिस्तान और रूसी बाजारों तक बेहतर पहुंच हासिल होगी। पाकिस्तान चावल, गेहूं, कपास, कपड़ा उत्पाद और कृषि उत्पादों का निर्यात कर सकेगा। जी हाँ, यानी कि कुल मिलाकर पाकिस्तान को बड़ा फायदा मिलने वाला है रशिया से। अब देखना ये होगा कि भारत के साथ भाईचारा निभाते हुए व्लादिमीर पुतिन कैसे भारत को ही धोखा दे सकते हैं और भारत इस पर अब क्या बड़ा कदम उठाने वाला होगा। जैसे ही खबर निकल कर सामने आएगी दोस्तों सबसे पहले आपको बताएंगे। इसीलिए बार बार रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आप लोग आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा हमारे चैनल को, और जो लोग शुरू से जुड़े हुए हैं लाइक जरूर करिएगा वीडियो को। वहीं बता दें, आम द बॉस ट्रम्प का किम जोंग को बड़ा मैसेज। कोरिया के आसमान में गरजे अमेरिकी B-1B बॉम्बर जेट। दरअसल डोनाल्ड ट्रम्प के दूसरे कार्यकाल के पहले अमेरिका और दक्षिण कोरिया ने एक बड़ा संयुक्त अभ्यास किया है। इसमें अमेरिकी B-1B बॉम्बर और कई फाइटर जेट्स शामिल हुए। ये ड्रिल उत्तर कोरिया और उसके तानाशाह किम जोंग उन को कड़ा संदेश देने के लिए किया गया। दक्षिण कोरियाई रक्षा मंत्रालय ने कहा है कि इस अभ्यास में दक्षिण कोरिया के F-35 और F-15 फाइटर जेट्स और अमेरिका के F-16 विमान शामिल थे। मंत्रालय ने यह नहीं बताया कि कुल कितने विमान तैनात किए गए। ये अभ्यास उत्तर कोरिया के परमाणु और मिसाइल खतरों के खिलाफ अमेरिकी रक्षा क्षमताओं को दिखाने और सैन्य समन्वय बढ़ाने के लिए किया गया। जी हाँ दोस्तों, उत्तर कोरिया के नेता किम जोंग उन लगातार परमाणु शक्ति का प्रदर्शन कर रहे हैं। वो रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ गठजोड़ मजबूत कर रहे हैं और अमेरिका के परमाणु निरस्त्रीकरण वार्ता प्रस्तावों को नजरअंदाज कर रहे हैं। अब ऐसे में कोरिया के आसमान में अमेरिकी B-1B बॉम्बर जेट का गरजना वाकई में ट्रम्प का किम जोंग उनको बहुत बड़ा मैसेज है और बताया जा रहा है कि तुम कुछ भी नहीं हो हमारे सामने, हम तुम्हारे बॉस हैं और ये बात तुम मान लो। अब देखना ये होगा कि उत्तर कोरिया क्या रिएक्ट करता है। वहीं बता दें, पाकिस्तान को छोड़कर भारत की शरण में क्यों जा रहे हैं मुस्लिम देश? कतर अमीर और मोदी की दोस्ती ने उड़ाई पाकिस्तान एक्सपर्ट्स की नींद। दोस्तों, कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी की हालिया भारत यात्रा ने दुनिया का ध्यान खींचा है। थानी का ये दौरा महत्वपूर्ण रहा क्योंकि इस दौरान भारत और कतर ने अपने रिश्ते को रणनीतिक साझेदारी का रूप दिया। हाल के वर्षों में खाड़ी देशों के साथ भारत के संबंधों में सुधार देखने को मिला है। कतर ही नहीं, सऊदी अरबिया और UAE जैसे देश भी भारत के करीब आ रहे हैं। इस पर पाकिस्तान में एक चिंता देखने को मिल रही है। पाकिस्तान के राजनीतिक टिप्पणीकार ने इस पर सवाल उठा दिया है कि आखिर उनका देश क्यों अरब मुल्क में अपनी अहमियत खो रहा है। कमर चीमा ने अपने वीडियो में कहा है कि कतर के अमीर थानी पहुंचे तो उनका जबरदस्त स्वागत हुआ। खुद नरेंद्र मोदी जी उनको लेने एयरपोर्ट पर पहुंच गए और उनको गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया। यह स्वागत सत्कार सिर्फ मीडिया के सामने नहीं रहा बल्कि दोनों मुल्कों में बिजनेस और दूसरे क्षेत्रों में बहुत अहम समझौते भी हुए हैं। इससे साफ है कि आने वाले वर्षों में दोनों मुल्क और ज्यादा करीब आएंगे। चीमा ने पाकिस्तान की सरकार से सवाल करते हुए कहा कि हमें खुद से ये पूछना चाहिए कि हम क्यों पीछे रह गए, वो कौन सी वजह है, वो कौन सा कारण है कि अरब वर्ल्ड का फेवरेट अब भारत बन गया है। पाकिस्तान को क्यों कोई मुस्लिम
मुस्लिम दुनिया पूछ नहीं रहा। इस पर फिक्र करने की आवश्यकता है, इस पर मंथन करने की जरूरत है। जी हाँ, ऐसे में दोस्तों आप लोग मेरा भारत महान कमेंट में कहना बिल्कुल मत भूलिएगा। साथ ही आपको ये बता दें कि भारत से लौटते ही ईरान पहुंचे हैं कतर के अमीर। सुप्रीम लीडर खामेनेई से हुई मुलाकात, क्या हुई इनके बीच बातचीत बता दें। कतर के अमीर शेख तमीम बिन हमद अल थानी अपनी 2 दिनों की भारत यात्रा के बाद ईरान पहुंचे। अमीर की भारत यात्रा ने भारत और कतर के रिश्तों को नया आयाम दिया। तो वहीं शेख तमीम बिन हमद अल थानी ने बुधवार को तेहरान में ईरान के सुप्रीम लीडर अयातुल्लाह अली खामेनेई से मुलाकात की। नेताओं ने द्विपक्षीय संबंधों के साथ साथ क्षेत्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा की। ये दौरा ऐसे समय में हो रहा है जब पूरे क्षेत्र में तनाव अपने चरम पर है। लेबनान और गाजा में महीनों से चल रहे युद्ध के बाद युद्ध विराम की स्थिति नाजुक बनी हुई और राष्ट्रपति बशर अल असद को हटाने के बाद सीरिया में एक आरजी सरकार है। दोस्तों अगली खबर आपको बता दें, जहां शेख हसीना ने जिस बांग्लादेशी प्रोजेक्ट के लिए भारत को बताया था पसंदीदा, अब उसी प्रोजेक्ट को मोहम्मद यूनुस ने चीन को सौंप दिया। दिल्ली की बढ़ा दी टेंशन। दोस्तों बांग्लादेश की मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व वाली अंतरिम सरकार ने तीस्ता नदी के प्रबंधन के लिए चीन की तरफ हाथ बढ़ा दिया है। बांग्लादेश ने चीन की सरकारी कंपनी पावर चाइना को इस साल दिसंबर तक एक कॉन्सेप्ट नोट और 2026 के आखिर तक इस पर रिसर्च तैयार करने को कहा गया। बांग्लादेश ने यह कदम भारत के साथ पानी बंटवारे के मुद्दे पर गतिरोध के बीच उठाया है। बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना के नेतृत्व वाली सरकार इस प्रोजेक्ट पर भारत के साथ जाना चाहती थी, लेकिन मौजूदा सरकार चीन के साथ आगे बढ़ गई। यूनुस की पर्यावरण सलाहकार सैयदा रिजवाना हसन ने बताया है कि हम इस परियोजना के तहत चीन को 2 काम पूरे करने के लिए 2 साल का समय देने पर सहमत हुए हैं। अब ऐसे में बांग्लादेश का ये कदम भारत के लिए बहुत बड़े चिंता का विषय बन सकता है। चीन का इस क्षेत्र में बढ़ता प्रभाव भारत के लिए रणनीतिक चुनौती पेश कर सकता है, खासतौर से रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण चिकन नेक यानी सिलीगुड़ी कॉरिडोर के पास चीन की बड़ी परियोजना में भागीदारी भारत की चिंता बढ़ा सकती है। बांग्लादेश में चीनी का प्रभाव बढ़ना और भारत की स्थिति कमजोर होना भी दिल्ली की चिंता निश्चित रूप से बढ़ाएगा। चीन ने इस परियोजना के लिए बांग्लादेश को हर संभव मदद देने का आश्वासन दिया है। चीन के राजदूत यावो वैन ने इस पर कहा है कि चीन तीस्ता नदी जल प्रबंधन परियोजना पर यूनुस सरकार की सहायता करने के लिए पूरी तरह तैयार है। उन्होंने कहा कि इस नदी परियोजना को तुरंत लागू किया जाना चाहिए। जी हाँ दोस्तों, लगातार जिस प्रकार से भारत के विरोध में फैसले ले रहे हैं मोहम्मद यूनुस, अब हर किसी की डिमांड है कि शेख हसीना को फिर से एक बार बांग्लादेश में प्रधानमंत्री बनाकर वापस भेजना ही चाहिए और भारत को इसके लिए प्रयास करना चाहिए कि बांग्लादेश में फिर से शेख हसीना की सरकार बने। अगर आप भी यही चाहते हैं तो सामने लाइक का बटन है, जरूर दबा दीजिएगा और कमेंट में शेख हसीना मस्ट बी बैक एज अ प्राइम मिनिस्टर ऑफ बांग्लादेश लिखना मत भूलिएगा। वहीं आपको बता दें, डोनाल्ड ट्रंप ने फिर दिखाए तेवर, कहा अगर एलोन मस्क भारत में टेस्ला की फैक्ट्री शुरू करते हैं तो ये अमेरिका के लिए अन्याय होगा। दरअसल अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भारत के खिलाफ फिर से अपने कड़े तेवर का प्रदर्शन किया। डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि अगर एलोन मस्क की टेस्ला कंपनी भारत के शुल्क से बचने के लिए वहां फैक्ट्री का निर्माण करती है तो ये अमेरिका के प्रति अन्याय होगा। ट्रंप की यह टिप्पणी शुल्क में उल्लेखनीय वृद्धि करने के उनके बयानों के बीच आई है। उनकी इस टिप्पणी के बाद भारत में टेस्ला कंपनी की फैक्ट्री खोलना अब एलोन मस्क के लिए मुश्किल साबित हो सकता है। ट्रंप ने साक्षात्कार में कहा कि अगर एलोन मस्क भारत में फैक्ट्री बनाते हैं तो ठीक है, लेकिन ये हमारे साथ अन्याय होगा, ये बहुत अनुचित है। सरकारी दक्षता विभाग के प्रमुख मस्क भी इस साक्षात्कार के दौरान मौजूद थे। कुछ दिन पहले इलेक्ट्रिक कार निर्माता टेस्ला ने भारत में विभिन्न पदों के लिए भर्ती निकाली थी, जिसमें बिजनेस ऑपरेशन एनालिस्ट और कस्टमर सपोर्ट स्पेशलिस्ट शामिल है। इस कदम को कंपनी के देश में प्रवेश के संकेत के रूप में देखा जा रहा है। दोस्तों टेस्ला का भारत में आने को लेकर आपकी क्या राय है? क्या वाकई में टेस्ला को भारत में मोदी सरकार को लाना चाहिए या फिर भारत के ही जो ऑटो कंपनीज हैं उन्हीं को प्रमोट करना चाहिए, उन्हीं को सपोर्ट करना चाहिए? आपकी क्या राय है दोस्तों इलेक्ट्रिकल व्हीकल को लेकर? तो वहीं आपको बता दे कौन हो सकता है दिल्ली का डिप्टी सीएम। दोस्तों प्रवेश वर्मा बन सकते हैं डिप्टी के सीएम। दिल्ली में मंत्रियों के विभाग कुछ देर में होगा बंटवारा। दोस्तों दिल्ली में नई सरकार ने कार्यकाल संभाल लिया है, इसके साथ ही सभी 6 मंत्रियों के बीच विभागों का बंटवारा होने वाला है। प्रवेश वर्मा को डिप्टी सीएम बनाने की संभावनाएं हैं। वहीं सीएम रेखा गुप्ता ने खुद गृह और वित्त विभाग अपने पास रख सकती है। राजौरी गार्डन से विधायक मनजिंदर सिंह सिरसा को स्वास्थ्य मंत्री बनाने की उम्मीदें हैं। करावल नगर से विधायक कपिल मिश्रा को जल मंत्रालय मिलने की उम्मीद है। इससे पहले शपथ लेने के बाद रेखा गुप्ता ने दिल्ली सचिवालय में अपने 6 मंत्रियों के साथ पदभार संभाल लिया है। जी हाँ दोस्तों, हमने आपको संभावनाएं बता दी हैं। बहरहाल इस मीटिंग के बाद किसको क्या मिला, अगर हमारी संभावनाएं वाकई में सही हो तो कमेंट में जरूर लिखकर बताइएगा मीटिंग खत्म होने के बाद। इसी बीच दोस्तों ये थे भी की सारी बड़ी खबरें। आपको खबर कैसी लगी अवश्य बताएगा। लगे हाथों वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के कमेंट में जय हिंद अवश्य कह दीजिएगा। तो मिलते हैं आपसे अगली बड़ी खबर में। यहाँ तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।